नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, साइंस सेक्शन में हम लोग क्लास नंबर 2 देख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट झारखंड दरोगा की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है पेपर 3 में झारखंड जीके से 40 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, इंडियन जीके से 30 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के 70 क्वेश्चन। मैथ्स में 20 क्वेश्चन और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के 40 क्वेश्चन। तो हम लोग आपके साथ चीज़ों को कवर कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी क्लासेस आ रही है। लक्ष्मण सर, आप सभी को पता है कि मैथ्स का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल 33 सेट हुए हैं। देखिए, इस सेट को आप अच्छे से लगाइए और आपको तब समझ में आएगा कि कैसे कॉपी पेस्ट किया जाता है एसएससी के क्वेश्चन को। और इसके अलावे फिर सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक सीरीज चलाएंगे, 20-20 क्वेश्चन का, टोटल 50। और रीजनिंग में भी सेम एज इट इज़ आपको कराया जा रहा है। और इधर मैं आपको साइंस में, जीके में और कंप्यूटर में भी अभी और भी बहुत सारे सेशन आएंगे। और गांधी सर आपके झारखंड जीके का सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, आपको बहुत सारे क्लासेस भी देखने को मिलेंगे। उनके ही द्वारा आपको खोटा लैंग्वेज पेपर लिया जा रहा है और बहुत शानदार वे में। अभी तो सिलेबस किसी को भी नहीं पता है कि दरोगा का क्या होगा, लेकिन ग्रामर पोर्शन सेम है। ऑलरेडी काफ़ी अनुभवी टीचर है, ये क्वालिफाइड है जेपीएससी भी। और आप हमारे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज के साथ अगर झारखंड दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं और कोई भी सवाल है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। कैसा कंटेंट है, नहीं है, आप देखिए बिल्कुल। और हर एक सब्जेक्ट को जीरो से एकदम हीरो लेवल तक आपको उठाया जाएगा। बिना देर के हुए चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग साइंस में फिजिक्स से स्टार्ट किए हुए हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको कुछ मैं नोट्स आपको शेयर करने वाला हूं और मैं आपको नोट्स भी दिखा दूं, जैसे कि साइंस में हम लोग कैसे नोट्स को कवर करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्वेश्चन वगैरह, सारा थ्योरी वगैरह सब कुछ। जैसे कि क्रिचॉप्स लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके हर एक थ्योरी को आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन में, या जैसे ही टॉपिक खत्म होंगे आपको कंटेंट अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये हम लोगों का तरीका होगा पढ़ने का। बाकी आप बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। ठीक है, चलिए तो बिना देर के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग आज जो मेनली स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में, वो क्या है टॉपिक, चार्ज यानी कि आवेश। लेकिन कल कुछ चीज़ों को मैंने बोला था कि आपको कल की क्लासेस में बताऊंगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका आयोग यानी कि जेएसएससी यहाँ से सवाल पूछा भी है। और इसको कैसे पूछा है इसको भी समझिए। नॉर्मल वाटर और प्योर वाटर का जो मैं अभी कंसेप्ट दूंगा, इसको जेएसएससी ने इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ करके पूछा है। तो पहले आप इसके कंसेप्ट को समझिए, तभी जाकर के आप उसके सवाल को बना पाइएगा। देखिए, मैंने आपको कल बतलाया था, कल क्या बतलाया था, मैंने आपको कंडक्टर के बारे में बतलाया था। ठीक है, यानी कि जो चालक, या आप उसको सुचालक भी बोल सकते हैं। तो मैंने कंडक्टर के बारे में बताया था। तो कंडक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बतलाया था, चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। कंडक्टर आप किसको कहते हैं, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बहुत ही अधिक होगी। बहुत अधिक में यानी कि वो मिलियंस या फिर बिलियंस में वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और अगर यही बात किया जाए आपकी सेमी कंडक्टर की, तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर पे मैंने आपको क्या बताया था अर्धचालक में, कि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कम होती है, एकदम जीरो नहीं होती है, कम होगी। जैसे यहाँ अगर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो यहाँ पे कम से कम 1 लाख के आसपास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, कम हो गए। लेकिन यही चीज जब हमने आपको इंसुलेटर के बारे में बताया था, इंसुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, कुचालक। तो कुचालक में क्या हमने बताया था कि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है वो कितनी होती है, वो आपकी 0 होती है, यानी कि शून्य होती है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है, यानी कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैं हिंदी में भी बोलूंगा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जब वो एक निश्चित दिशा में जब प्रवाह करती है, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं हिंदी में, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित दिशा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित दिशा में, ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है,
निश्चित दिशा में प्रवाह करती है उसे ही आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा कहते हैं। उसे ही आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा। तो मैंने आपको कल ही समझाया कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है ना। अब फ्री इलेक्ट्रॉन को समझाने से पहले मैंने आपको कहां से चीजें ले गई थी, देखिए यहां पे आप आइए। मैंने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन समझाया, इस फ्री इलेक्ट्रॉन से पहले मैंने आपको एटम समझाया, उससे भी पहले मैंने आपको पहले क्या बताया, पदार्थ क्या होते। तो जब आप पदार्थ सीख गए तब आपको मैंने एटम के बारे जानकारी दी, तब मैंने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे बताया। और अब हम लोगों का जो मकसद है, ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लायक बन चुके थे। क्यों? क्योंकि ये जो विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा क्या होता है, अभी मैंने बताया, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन में। यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जो फ्लो करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। फिर हमने आपको कल ये भी बताया था कि कंडक्टर आप किसे कहेंगे, इंसुलेटर किसे कहेंगे, और सेमी कंडक्टर किसे कहेंगे, यानी कि चालक, कुचालक और अर्धचालक किसको कहेंगे। यहां पे क्या मैंने बताया, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम, यहां पे 0, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। अब इसी दौरान मैंने आपको जब गुड कंडक्टर के बारे में बताया था, या फिर मैंने जो कंडक्टर के बारे में बताया, इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया था नॉर्मल वाटर, है ना। कंडक्टर का मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था, यहाँ ये हमने आपको कंडक्टर का जो एग्जाम्पल दिया था, जितने भी मेटल हैं उसके अलावे हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी हो गया, और इसके अलावे मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके नॉर्मल वाटर है, जो आपके घर में आते, जो आप डेली यूज करते हैं, ये सभी क्या है, आपका एक कंडक्टर है। यानी कि इससे करंट क्या होगा, बहुत अच्छे से फ्लो करेगा। कंडक्टर क्या है भाई, जहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है, और अगर नंबर ऑफ, जैसे कि यहां पे समझिए कि एक वायर है, ये वायर आपका एक मेटल का है, यानी कि ये धातु का। तो अगर ये धातु का, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत होगी। तो अगर मैं यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर काउंट करूं, तो यहाँ पे कितने मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 या 18 फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन दूसरा मैंने जो वायर लिया है वो आपका एक सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर है यानी कि ये आपका क्या हो गया, मेटल, यानी कि ये क्या हो गया, आपका कंडक्टर हो गया। और ये आपका सिलिकॉन एक वायर है, यानी कि ये क्या हो गया, आपका सेमी कंडक्टर हो गया। ठीक है, मैंने बताया है सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सभी क्या है, आपके सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल है। कल के क्लास में मैंने करवा रखा, आप वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब पर भी है। तो यहाँ पे क्या होंगे, सेमी कंडक्टर अगर है यानी कि अर्धचालक अगर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी भाई, सिंपल सी बात है, कम होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे मैंने अब जो लिया है ये प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक अगर हम इसको कह रहे हैं, प्लास्टिक होगा या फिर वुड होगा, या इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0 होगी। अब आइए, यहां से इस वायर से जो आपका करंट फ्लो करेगा, इस कंडक्टर से जो आपका करंट फ्लो करेगा, आराम से और सबसे ज्यादा फ्लो करेगा। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा, तो क्या इस करंट से 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो यहाँ से 2 एम्पियर ही करंट फ्लो करेगा। और यहाँ पे रही बात, तो यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करेगा आपका। यहां तक चीजें क्लियर हो गई सर, ठीक है। तो इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि एक एग्जाम्पल, ये जो नॉर्मल वाटर है वो क्या है, आपका कंडक्टर का एग्जाम्पल है। देखिए कंडक्टर का एग्जाम्पल है, यानी कि नॉर्मल वाटर से करंट फ्लो करेगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। लेकिन ये कुचालक का मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपका प्योर वाटर, प्योर वाटर जो आप बैटरी में यूज करते हैं। तो ये नॉर्मल वाटर और प्योर वाटर को ही समझना है। अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या समझने वाले हैं। चलिए, तो ये इंसुलेटर का आपका एग्जाम्पल है क्या, आपका ये प्योर वाटर, और नॉर्मल वाटर किसका एग्जाम्पल है, आपका कंडक्टर का। तो देखिए नॉर्मल वाटर, चलिए इसको अच्छे से एकदम बेसिक से समझेंगे। जब हम बात कर रहे होते हैं नॉर्मल वाटर की, ठीक है ना, यानी साधारण जल की जब बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, जो आप यूज करते हैं H2O। तो एक बात तो ये याद रखिए कि मैंने आपको क्या बताया करंट के बारे में, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यही मैंने बताया था, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, है ना भाई। एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना ही करंट कहलाता है। तो ये तो भाई सॉलिड के केस में मुझे समझ में आ रही है कि यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगी। लेकिन ये जो वाटर है ये क्या एक सॉल्यूशन है,
तो सॉल्यूशन के केस में करंट कैसे फ्लो करता है, अब इसको समझिए। सॉल्यूशन के केस में जो आपका करंट फ्लो करता है आयंस के फॉर्म में, यहां क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। यहां पे क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन, हिंदी में भी आयन कहेंगे। आयन का निर्माण होता है पॉजिटिव आयन, ठीक है, और एक होगा आपका नेगेटिव आयंस, ठीक है, एक होगा आपका नेगेटिव आयंस। तो ये जब अगर फॉर्मेशन हो गया तो आपका करंट फ्लो करेगा। चलिए अब यहाँ ये जो आपका नॉर्मल वाटर है, अब ये जो नॉर्मल वाटर के केस में क्या होता है, यानी कि जो आपके घर में साधारण जो जल आते हैं, ये आपका जो वाटर है, ये वाटर आपके आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं H+ और OH- में, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने कहा कि अगर आयन का फॉर्मेशन हो गया है तो यहां से क्या होगा, आपका करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन जब हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो इस प्योर वाटर में जो ये आपका वाटर होता है, यानी कि जो आपका H2O है, यहाँ पे भी क्या है, प्योर वाटर में हाइड्रोजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी क्या है, नॉर्मल वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना भाई। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेकिन ये जो है ना, आसानी से ये प्योर वाटर में, ये जो प्योर वाटर है, ये आसानी से आयंस के फॉर्म में नहीं टूटते हैं। देखिए टूटने के ये भी टूट जाएंगे, लेकिन आसानी पूर्वक नहीं, इसमें हाई एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, और इसको हमें तोड़ने के लिए हमें फिर डॉपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एक अलग लेवल पे कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये आयंस के फॉर्म में आसानी से नहीं टूटते, और नहीं टूटने के कारण यहाँ पे H+ OH- का फॉर्मेशन नहीं होता है, और नहीं होने के कारण यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। इसलिए प्योर वाटर इसका एग्जाम्पल हो गया, और नॉर्मल वाटर आपका कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। अब इससे आयो क्वेश्चन कैसे पूछा है, ये हम आपको तब बताएंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी के 3 या 4थे क्लास में जब पहुंच जाएंगे तब, क्योंकि उसमें और भी थोड़ा बेस बनाना होगा मुझे। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं, आज का जो टॉपिक है चार्ज को समझते हैं कि चार्ज क्या है। चलिए भाई, हम लोगों का आज का जो मेन टॉपिक है, कल इस पे हमें कंसेप्ट देना था नॉर्मल वाटर प्योर वाटर के बारे, क्योंकि आगे आपको मैं जब करवाऊंगा सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में, और आपका आयोग ने पूछा भी है तो कराना भी इंपॉर्टेंट है, तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम बार बार तो यहाँ पे जान रहे हैं कि करंट का फ्लो जो अभी हम पढ़ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एक जब फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगती है तो उसको हम करंट कहते हैं। लेकिन जब बात आएगी सॉल्यूशन की तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, और इन आयंस के कारण ही आपका क्या होता है, करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे कि चार्ज होता क्या है, ये इसे हिंदी में कहेंगे आवेश, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Q से। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को अगर मैं लिखूं तो चार्ज का डेफिनेशन क्या है, चार्ज जो होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, हिंदी में भी लिखेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी, यानी ये क्या है, एक गुण है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट एग्जर्ट फोर्स ऑन अदर मटेरियल, हिंदी में इसको भी लिखेंगे हम लोग। हिंदी में इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, हिंदी में अगर लिखेंगे तो जो चार्ज है या किसी वस्तु का वह गुण है, या किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण, या किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण या किसी दूसरी वस्तु पर, इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या है, फिजिकली सिग्निफिकेंस समझेंगे, दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। ये तो हो गया डेफिनेशन, बट इसको समझेंगे कि ये चार्ज होता क्या है। देखिए चार्ज की जब डेफिनेशन की बात हमने की तो हमने क्या जाना कि चार्ज क्या है, एक आपकी प्रॉपर्टी है। मेन आपको ये पॉइंट याद रखना है, चार्ज क्या है, आपकी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि चार्ज क्या है, आपकी एक गुण है, जिसके कारण क्या होता है, एक बल का अनुभव होता है, यानी कि एक फोर्स का अनुभव होता है। अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए भाई, यहां पे जैसे कि एक कोई चार्ज है, मैं यहां लिया हूं पॉजिटिव चार्ज। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब पॉजिटिव चार्ज होगा, कब नेगेटिव चार्ज। अभी समझिए कि ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, अब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, याद है आपको। और इसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव।
उसी प्रकार अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और नेचर कैसा है इसका पॉजिटिव। तो ये जो चार्ज मैंने लिया पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इतने दूर तक, ठीक है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया। जैसे कि मोहल्ले में एक कुत्ता होगा, ठीक है, तो उस कुत्ता क्या होता है, उस मोहल्ले तक ही क्या होता है, शेर बन के रहता है। तो इसी प्रकार इस चार्ज का जो है ना पावर इतने दूर तक ही है। क्या पावर है समझिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज को लाऊं, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं कोई नेगेटिव चार्ज को ले आऊं, यहाँ पे ले आया हूं, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। तो अब अगर इस नेगेटिव चार्ज की बात किया जाए तो और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, यहाँ पे एक काम करेगा आकर्षण बल, ठीक। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज की बात की जाए तो इस नेगेटिव चार्ज पर कोई भी बल काम नहीं करेगा। यहां पर एक बल काम करेगा, कौन सा, जिसको हम लोग कहेंगे आकर्षण बल का नाम देंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पे अंदर जैसे ही लाऊंगा तो यहां पे क्या काम करेगा, यहां पे काम करेगा आकर्षण बल, सॉरी यहां पे काम करेगा प्रतिकर्षण बल। यहां पे क्या काम करेगा आपका प्रतिकर्षण बल, यानी कि इसको हम कहेंगे रिपल्सन फोर्स, ठीक है ना। देखिए अभी आपको मैंने बताया चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है जिसके कारण वह किसी भी दूसरे मटेरियल पर एक फोर्स का अनुभव करवाती है। देखिए एक बल का अनुभव कराए ना, लेकिन ये चार्ज के ऊपर कोई भी बल का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जब तक ये चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना आ जाए। अगर इस कुत्ते के, अगर आप मोहल्ले में अगर आप आए हैं और आप इस मोहल्ले के नहीं हैं तो यहां पे काम करेगा रिपल्सन फोर्स, आपको भगा दिया जाएगा। और आप अगर इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आने दिया जाएगा। सेम, समझ में आया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया चार्ज के बारे में, चार्ज का मैंने आपको डेफिनेशन ये बताया कि इट इज अ प्रॉपर्टी, एक गुण है ऑफ कोई भी मटेरियल की, एक गुण होती है जिसके कारण क्या होता है, एक बल का अनुभव किया जाता है। अब समझिएगा, अब अच्छे से ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि चार्ज क्या है, चार्ज नहीं है। अब यहां पे हम लोग समझेंगे पॉजिटिव चार्ज के बारे में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में और नेगेटिव चार्ज के बारे में। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये हो गया आपका कोई बैंक है, ठीक है मेरे भाई, और ये हो गया आपका कस्टमर। ये क्या हो गया आपका कस्टमर। ये बैंक को हम लोग किससे रिलेट करेंगे, ये बैंक को हम लोग कोई एटम लेंगे, कोई भी एटम, जैसे कि यहाँ पे आपका मेटल भी हो सकता है या फिर नन मेटल भी हो सकता है। हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैंक से। बैंक क्या करती है, कस्टमर को, बैंक क्या करेगी, कस्टमर को पैसा देगी, पैसा देगी। ये पैसा को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पे पूरे डेप्थ में लेके जा रहा हूं मैं आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो बैंक है, बैंक ने क्या किया है, पैसा दिया है। ये डायरेक्शन ध्यान रखना है, पैसा किधर जा रहा है, बैंक टू कस्टमर जा रहा है ना। बैंक से क्या हो रहा है, कस्टमर की तरफ आ रही है। तो पैसा दे कौन रहा है, बैंक वाला दे रहा है। पैसा ले कौन रहा है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये पैसा क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है ना, ये दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, पैसा, ये क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है। यानी क्या कि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कौन, आपका जो है कस्टमर। और ये जो बैंक है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। यानी यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि ये जो बैंक है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। और ये जो कस्टमर है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब क्या हो गया, पैसा ये ले रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर बैंक आपको अगर पैसा दे रहा तो सिंपल सी बात है, बैंक के पास पैसा अधिक होगा तभी देगा। कोई किसी को कोई चीज कब देती है, जब उसके पास कोई चीज अधिक होती है, ठीक है। यानी कि सरप्लस अमाउंट में पैसा होगा तब देगा। यानी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देना, अब इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज किसके आएगा, किसके ऊपर आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी कि जो पैसा देगा। यानी कि जो बैंक है वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा क्योंकि इसके पास सरप्लस मनी है ना। लेकिन अब जो पैसा ले रहा होगा, यानी ये जो कस्टमर है जो क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ये, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा नेगेटिव। क्योंकि भाई नेगेटिव आदमी है, ये नेगेटिव लोन ले रहा है, पैसा ले रहा तो और नीचे ही जा रहा है, इसके लिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी आपको क्या समझ में आया कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कह रहा हूं इसका मतलब क्या हो रहा होगा,
अब ध्यान से समझिए, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कर रहा हूं और नेगेटिव चार्ज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव देखते ही बैंक की, और अब बैंक के पास सरप्लस अमाउंट में पैसा है, बहुत अधिक पैसा है, तो वो देगा। तो प्लस क्यू का मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, पैसा क्या हो रहा होगा, दे रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किया जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का, हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किया जा रहा होगा, त्याग किया जा रहा होगा। लेकिन माइनस लिखते के मतलब क्या है कि कस्टमर पैसा ले रहा है, अगर ये ले रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा होगा, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ये चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में तो कभी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब आइए यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन के लिए मैंने इतना काम किया है। अब यहां से अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के आपको मैं क्वेश्चन बनवा दूंगा, यहां से समझते चलिएगा। यहां तक तो हमें ये समझ में आ गया। अब एक बात बतलाइए कि यहाँ पे बैंक जो है आपका ये, ठीक है ना, ये जो बैंक है आपका, ये क्या कर रहा है, दे रहा है, क्या पैसा दे रहा है, यानी कि यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहां से अगर लॉस हो रहा है कोई चीज, तो कोई चीज की यहाँ पे पैसा की क्या आएगी, कमी आएगी या बढ़ोतरी होगी, पैसा की यहाँ पे क्या आएगी, कमी होगी। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि बैंक वाला पैसा दे रहा है भाई। ये जो एटम है आपका, ये इलेक्ट्रॉन या मेटल है या नॉन मेटल कुछ भी है मुझे नहीं पता, ये क्या कर रहा है, पैसा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पैसे की कमी आएगी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। और ये जो कस्टमर आपका यहाँ बैठा हुआ है, ये पैसा ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पैसा इंक्रीज करेगा, यहाँ पे पैसा क्या होगा, पैसा इंक्रीज करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, है कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे पैसा की कमी आएगी, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने ये बताया कि जो बैंक होता है, सरप्लस अमाउंट में पैसा है इसलिए पैसा देता है। तो बैंक को हमने बोला एटम से रिलेट करने, मेटल या नॉन मेटल से। तो जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि उसके अमाउंट, पॉजिटिव मतलब है कि उसके पास बहुत कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है। और जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो ले रहा है तो अब उसके पास बढ़ोतरी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है इसके पास, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, बढ़ोतरी आ रही है। ठीक है ना। अब यहाँ से अब आपको हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इससे भी पहले मैं एक चीज और भी आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, मतलब कि थ्योरी करवा देता हूँ। जब ये चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, मैंने बता दिया कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको इसका पूछा जाता है एसआई यूनिट बताइए। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम्ब, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एसआई यूनिट के अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी सीजीएस यूनिट बताइए, कई बार आपसे एग्जाम में पूछता भी है, तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलाम्ब। ठीक है ना, क्या होता है आपका, स्टेट कूलाम्ब। और इसको फ्रैंकलिन भी लिखते हैं, कई बार एग्जाम में आया भी है आपका, फ्रैंकलिन भी इसका सीजीएस यूनिट में हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये कैसी क्वांटिटी है, अब ये याद रखिएगा, अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो ये एक आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपकी अदिश राशि है। अब सदिश राशि अदिश राशि क्या है, हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में डिस्कशन कर लेंगे। वैसे तो बहुत बेसिक सा चीज है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, वो सदिश राशि होता है। और इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपका अदिश राशि है। तो चलिए चार्ज से हमें पहले ये चीज हमने क्या क्या क्लियर कर लिया कि चार्ज एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल के, जिसके कारण क्या होता है, एक फोर्स का अनुभव किया जाता है। एसआई यूनिट क्या है, एक कूलाम होती है, स्टेट कूलाम सीजीएस यूनिट हो गया या फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं। और ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। अब देखिए कूलाम का मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या है कि देखिए ये आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इसका अपना कुछ इतना दूर तक सर्टेन अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो यहाँ पे इस पे कोई बल का फोर्स अनुभव करेगा, यहाँ पे कोई नहीं करेगा। यहाँ पे है कोई फोर्स नहीं, जैसे ही अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज अगर इसके अंदर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बल का अनुभव करेगा। कौन सा बल होगा, ये रिपल्सन फोर्स। ठीक है, यहाँ से इसको ढकेलने की कोशिश करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत डिटेल कंसेप्ट में जा रहे हैं और थोड़ा डेप्थ कंसेप्ट को करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब क्या है इसका,
मतलब ये है कि अगर समान आवेश होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समान आवेश अगर होगा, समान आवेश कहने का क्या मतलब है सर? समान आवेश कहने का मतलब है सेम चार्ज, ठीक है ना, क्या है? सेम चार्ज अगर होगा। सेम चार्ज कहने का मतलब क्या है सर? कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या काम करेगा आपका? रिपल्सन फोर्स काम करेगा। रिपल्सन को हिंदी में क्या कहेंगे सर? रिपल्सन फोर्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रतिकर्षण बल काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और सेम चार्ज यहाँ पे अगर नेगेटिव भी रहेगा तो भाई सेम चार्ज होना चाहिए, दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या काम करेगा? रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण बल काम करेगा। लेकिन जब असमान आवेश होंगे, असमान आवेश अगर होंगे यानी कि अनलाइक चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज अगर होगा तो यहाँ पे क्या काम करेगा? अनलाइक चार्ज होगा तो जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा? यहाँ पे आकर्षण बल काम करेगा। यहाँ पे कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल, यानी कि यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक फोर्स काम करेगा, एक बल काम करेगा, यहाँ पे बल काम करेगा, यहाँ फोर्स। क्यों? कि ये नेगेटिव चार्ज है। चार्ज क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल जिसके कारण आपको क्या होता है? एक बल का अनुभव होता है, या तो रिपल्सन बल का, या प्रतिकर्षण बल का, या फिर आकर्षण बल, या फिर अट्रैक्टिव बल का अनुभव करेगा। अब डिपेंड करेगा कि वहां पे अनलाइक चार्ज है, असमान आवेश है, या फिर समान आवेश है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब आइए यहां से बहुत शानदार मैं आपको कंसेप्ट देने जा रहा हूं। इस कंसेप्ट को मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से दूंगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपकी बीपीएससी जेपीएससी रेंज के आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि कोई एक पदार्थ है, ध्यान से समझिएगा, पदार्थ किसको कहते हैं भाई? जिसका अपना कोई मास हो और कोई स्थान क्षेत्रती हो, उसको हम पदार्थ कहते हैं। एक पदार्थ है जो धन आवेशित है। धन आवेशित का तो मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या होगा आपका? पॉजिटिवली चार्ज्ड। कोई एक पदार्थ है, पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। कोई एक पदार्थ है जो धन आवेशित यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, और या दूसरे पदार्थ को, और या दूसरे पदार्थ को यानी अदर मटेरियल को, दूसरे पदार्थ को, और या दूसरे पदार्थ को आकर्षित करती है। ध्यान से समझिएगा, क्या करती है? आकर्षित करती है भाई। क्या करती है? आकर्षित करती है, ठीक है। क्या करती है? आकर्षित करती है। आकर्षित करना मतलब क्या हो गया? अट्रैक्टिव करना, अट्रैक्ट करना करती है। तो बताइए आप, जो दूसरा पदार्थ है, पहला पदार्थ तो आपको बता दिया गया, पहला जो पदार्थ है वो धन आवेशित है, ठीक है। आपको लेकिन बताना क्या है कि जो दूसरा पदार्थ है, तो आपको बताना है वो जो दूसरा पदार्थ है उस पर कौन सा आवेश संभव होगा, यानी कि कौन सा चार्ज होगा, कौन सा आवेश संभव होगा, ठीक है ना, कौन सा आवेश संभव होगा, कौन सा आवेश संभव होगा। यह आकर्षित करना मतलब क्या हो गया? अट्रैक्ट करना, ठीक है ना, अट्रैक्ट करना। जैसे कि इसका ऑप्शन ले लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा वो। ऑप्शन बी नेगेटिव चार्ज होगा। बहुत स्टूडेंट इसको आराम से बना लेंगे, लेकिन वो गलती से बनाएंगे, गलती हो जाएगा उनका अगर आराम से बनाएंगे। एक हो गया आपका न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल को हिंदी में कहेंगे उदासीन। और ऑप्शन डी हो गया आपका क्या? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ऑप्शन ई ले रहे हैं कि एक से अधिक सही हो सकता है, यानी कि जो ऑप्शन है इसमें एक से अधिक सही ऑप्शन हो सकता है, एक से अधिक सही, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। पहले का ये पैटर्न चलता है बीपीएससी, जो बहुत हार्ड पैटर्न हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस लेवल पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं मतलब आप कंसेप्चुअली चीजों को समझ रहे हैं। नेगेटिव मतलब क्या हो गया? ऋण आवेशित, ठीक है ना, ऋण आवेशित। और ये पॉजिटिव का मतलब तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, धन आवेशित। चलिए पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोला गया। कोई एक पदार्थ है, ठीक है, जिसको धन आवेशित किया गया यानी कि पॉजिटिवली चार्ज किया गया। और अभी मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा, 3 तरीके से कोई भी बॉडी को चार्ज किया जाता है, ठीक है। यहां मैं आपको बताता हूं, देखिए 3 वे, आपके पास 3 तरीके हैं, ठीक है ना, आपके पास क्या है? 3 तरीके हैं जिससे आप बॉडी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका फ्रिक्शन मेथड से, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है आपका? फ्रिक्शन मेथड से।
सेकंड क्या है आपके पास, दूसरा है आपका कंडक्शन। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, कंडक्शन को चालन कहेंगे, चालन विधि के द्वारा, ठीक है ना। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण विधि के द्वारा आप चार्ज कर सकते हैं कोई बॉडी को, भी मैं बताऊंगा कैसे, चालन विधि के द्वारा। और तीसरा जो है आपका इंडक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। इंडक्शन प्रोसेस के तहत यानी कि प्रेरण विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं सबसे पहले कैसे होगा। देखिए घर्षण की विधि द्वारा तो आप समझ रहे होंगे कि दोनों हाथ को आप ले लीजिए, ठीक है, और दोनों हाथों को आप रब करिए, यानी कि एक दूसरे से लगड़िए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, और घर्षण से ही क्या होगा, यहाँ पे आपका बॉडी चार्ज हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। अब कंडक्शन का विधि क्या है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, कोई एक बॉडी चार्ज है, ठीक है, ये बॉडी चार्ज है, मान के चलते इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है ये, ठीक है। एक चार्ज बॉडी से अब यहाँ पे मैं एक अनचार्ज बॉडी को लाया हूँ, ये आपका एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम उदासीन कहते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल है, यानी ये उदास है भाई, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब ये अनचार्ज बॉडी को हम इस चार्ज बॉडी से सटाते हैं, जैसे ही हम सटाएंगे तो क्या होगा, जो अनचार्ज बॉडी है उसके ऊपर वो चार्ज चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर भी क्या हो गया, चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कंडक्शन, चालन विधि। मतलब एक चार्ज्ड बॉडी से दूसरे अनचार्ज बॉडी को जब हम सटा देते हैं तो चार्ज बॉडी से क्या होता है, आवेश अनचार्ज बॉडी में चला जाता है, दोनों बॉडी को जोड़ने से आवेश का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब इंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, दोनों बॉडी को क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, टच होता है दोनों बॉडी, यहाँ पे ये एक दूसरे के बीच को सटाया जाएगा। लेकिन इंडक्शन की खासियत यह है कि इसमें वस्तु को सटाया नहीं जाता, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट नहीं होता है। बिना कांटेक्ट किए ही क्या किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मान के चलते हैं, और यहाँ पे कोई एक बॉडी को रखा गया है जो कोई भी चार्ज नहीं था, जैसे ही, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, इसके कारण इसके ऊपर इसके जस्ट अपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाता है। तो केवल चार्ज बॉडी के निकट अगर आप ले आए, ठीक है, उसके निकट अगर आप ले आते हैं एक सर्टेन रेंज में, इसके सर्टेन रेंज के अगर आसपास अगर ये आ जाएगा कोई अनचार्ज बॉडी, तो उसके ऊपर क्या होगा, अपोजिट नेचर का, ठीक है, ध्यान रखना है, अपोजिट नेचर का क्या हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा। समझ में आ गया। इंडक्शन का मतलब क्या है कि इसमें बॉडी को कांटेक्ट नहीं किया जाता, उसके जस्ट निकट लाया जाता है, और निकट लाते ही अपोजिट चार्ज क्या होगा, उसके ऊपर जनरेट हो जाएगा। इसमें बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाता है, सटाया जाता है, और यहाँ पे रब किया जाता है। तो ये तीन विधि से क्या है, हमने बॉडी को क्या किया, चार्ज कर लिया। अब ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपको क्या, कि क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि एक पदार्थ को धन आवेशित यानी कि पॉजिटिवली चार्ज किया गया। तो पॉजिटिवली चार्ज किया गया कोई भी, या तो घर्षण विधि से किया गया होगा, या कंडक्शन विधि से किया गया होगा, या इंडक्शन प्रोसेस से किया होगा, तीनों में से कोई एक प्रोसेस क्या होगा। और एक पदार्थ जो है धन आवेशित है, और क्या किया जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे पदार्थ को क्या कर रहा है, ये आकर्षित कर रहा है। तो आपको बताना कि वो जो दूसरा पदार्थ है उस पर कौन सा आवेश है, पॉजिटिव ये ऑप्शन है। तो आप बोलिएगा, देखिए आप क्या बोलिएगा मुझे भी पता है, लेकिन वो गलत होगा। जैसे कि ये आपके पास कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज बोल दिया गया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर कोई एक बॉडी है, अब आपको बताना है कि इस पर कौन सा चार्ज होगा, ठीक है ना, आपको बताना है कि इस पर कौन सा चार्ज है, कि इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है। तो आप कहेंगे कि आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अपोजिट चार्ज का कंसेप्ट होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया भी है कि अपोजिट चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज होगा। देखिए यहाँ आइए, अभी मैंने आपको बताया, चार्ज का कंसेप्ट दिया भी था भाई, कहाँ चला गया। अभी जैसे मैंने आपको बताया है पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट जो दिया था भाई, कहाँ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव ये रहा भाई। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर समान आवेश होते हैं, अगर सेम चार्ज होगा तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और अगर असमान आवेश होंगे यानी कि अनलाइक चार्ज अगर होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो ही आकर्षण बल यहाँ पे काम करता है। तो क्वेश्चन में भी आपको दिया क्या गया है, क्वेश्चन में भी आपको दे दिया गया है कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, आपका आकर्षण बल काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है, आकर्षित करती है।
अगर यहाँ अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इट मीन्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो एक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इट मीन्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो अपोजिट चार्ज होगा, है ना। और ये आप सोचते ही आप क्या करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि ऋण आवेशित है, ऑप्शन बी आप टिक कर देंगे। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट 1 हो गया, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, और आपसे पूछा गया कि ये जो ऑब्जेक्ट दूसरा है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, आप ये बताइए, जिसके कारण यहाँ पे आकर्षण बल काम करेगा। तो आप कहेंगे अपोजिट चार्ज होना चाहिए भाई, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव ही होगा, और यहाँ सोच के आप सेकेंड ऑप्शन को टिक करेंगे। ये गलत है। अब कैसे, तो इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। देखिए आपने ये कई बार एक्सपेरिमेंट खुद से किया भी होगा। ये आपके पास कंघी होगा, ठीक है, ये आपके पास कंघी है इस प्रकार का, जो आप बाल को झाड़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास एक पेपर है। अब इसको क्या किया है, आपने चार्ज कर दिया है। कैसे चार्ज किया है, घर्षण विधि के माध्यम से, यानी कि फ्रिक्शन विधि के माध्यम से आपने क्या किया, अपने सर में इस कॉम्ब को क्या किया, इस कंघी को क्या किया, फ्रिक्शन के माध्यम से लगड़ने के बाद इस पे क्या हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इस कंघी के ऊपर क्या आ गया, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि अब ये कंघी जो अनचार्ज था ये क्या हो गया, आपका चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब इस कागज के ऊपर क्या है, इस कागज के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी ये क्या है, आपका एक उदासीन है, ये क्या है, आपका एक न्यूट्रल है। तो अब इस कंघी के पास आप जैसे, कंघी को आप जैसे इस कागज के पास ले जाते हैं तो ये कागज क्या होता है, इस कागज को आप देखेंगे तो इस कंघी के साथ चिपकते हुए देखेंगे, है ना। यानी यहाँ पे क्या काम कर गया, यहाँ पे भी आकर्षण बल काम कर गया। अब आप बताइए, आकर्षण बल के बारे में मैंने क्या बताया था, जब अपोजिट चार्ज होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे जीरो चार्ज है, यानी यहाँ पे क्या है, उदासीन है, जीरो चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जीरो चार्ज, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं है, तब भी आकर्षण बल यहाँ पे काम कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ तब भी आकर्षण बल काम कर रहा है। और अगर इस कागज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो सिंपल सी बात है, तो भी है यहाँ पे आकर्षण बल काम करता। जैसे कि यहाँ पे कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर मान के चलते हैं नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है और ये इसके पास लाएंगे तो भी यहाँ पे क्या काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर कोई भी बॉडी अगर चार्ज है और ये चार्ज अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पर अट्रैक्शन जरूरी नहीं है कि केवल नेगेटिव के साथ ही होगा, यहाँ अट्रैक्शन उदासीन बॉडी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ना, डेली लाइफ साइंस, ये है। तो इसका सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। इसका आंसर उदासीन भी हो सकता है और नेगेटिव दोनों हो सकता है। वो दूसरा ऑब्जेक्ट पे या तो न्यूट्रल है तो भी वहां पे आकर्षण बल काम करेगा, ठीक है। जैसे एक तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी काम यहाँ पे कर सकता है आपका आकर्षण बल, या अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जैसे कि ये कागज था जो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, उदासीन था, न्यूट्रल था, तो भी यहाँ पे क्या काम किया, आकर्षण बल। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ई, एक से अधिक सही उत्तर है, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। अब इसी कंसेप्ट पे आधारित एक और क्वेश्चन आपका बनता है, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह जब उठाएंगे तो आपको मिलेगा भी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या कि आवेश का मूल पहचान क्या है। इसका मतलब क्या समझिए, आवेश का मूल पहचान है, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा आपको, नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। पहले ऑप्शन लीजिए, आवेश का मूल पहचान क्या है, यानी कि फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है किसी भी चार्ज की, आकर्षण करना यानी कि अट्रैक्शन करना, सेकंड रिपल्सन करना यानी कि प्रतिकर्षण हो गया, ऑप्शन सी हो गया आपका बोथ, और ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं, नन। यानी कि कोई भी बॉडी चार्ज है, आवेश का मूल पहचान, यही क्वेश्चन का मतलब है कि कोई भी बॉडी आवेशित है, ये कैसे पता चलेगा कि वो बॉडी आकर्षण वहां पे काम कर रहा है या फिर वहां पे रिपल्सन काम कर रहा है, या फिर वहां दोनों ऑप्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं, कैसे आपको पता चलेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है। आवेश कहने का मतलब क्या है, आवेश कहने का मतलब या तो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि धन आवेशित होगा, या फिर ऋण आवेशित होगा। तो कैसे पता चलेगा आपको कि वो बॉडी आवेशित है या नहीं, कैसे पहचान होगा, आकर्षण से या रिपल्सन से।
तो इसका सही उत्तर है रिपल्सन। अब इसको क्या रट ले, रिपल्सन नहीं, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अब ये यहाँ तो एक तो अभी मैंने आपको कंघी वाला एग्जाम्पल दिया भी, जैसे ये एक आपका कॉम्ब है, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंघी। इसके ऊपर हमने कौन सा चार्ज रखा था, पॉजिटिवली चार्ज रखा था, ठीक। इसके ऊपर हमने कौन सा चार्ज रखा था, पॉजिटिवली चार्ज रखा था। और ये था आपका कागज, ठीक है, इसके ऊपर था कागज, लेकिन ये क्या था आपका, उदासीन था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, यानी ये क्या था आपका, न्यूट्रल था। इसी एग्जाम्पल से आप समझ भी लीजिएगा। देखिए, लेकिन यहाँ पे फिर भी क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर आकर्षण बल देखने को मिला, है ना, यानी कि अट्रैक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो एक बात बतलाइए, ये जो बॉडी है आपके पास, क्या ये बॉडी आवेशित है, ये बॉडी क्या आवेशित है, नहीं, ये बॉडी क्या आवेशित है, आवेशित नहीं है, यानी कि नॉट चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड तो नहीं है, ये नॉट चार्ज्ड है। तो यहाँ पे आकर्षण से क्या आप पता कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपको वही बोला गया, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मेंशन किया गया, यहाँ मेंशन किया गया है आवेश, यानी कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज्ड है, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इसका पहचान कैसे होगा, आकर्षण से, तो बिल्कुल नहीं, आकर्षण से आप नहीं पहचान कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ आकर्षण तो ये कागज में भी हो गया है, जो एक उदासीन है, एक न्यूट्रल है, आवेशित नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपके पास ये आपका मैग्नेट है आपके पास, यानी कि आपके पास चुंबक है, तो ये क्या होगा, आवेशित होगा, होगा ना भाई। इसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, कोई भी चार्ज होगा। मैं मान के चल रहा हूँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे कोई छोटा सा लोहा है, ठीक है, ये हो गया आयरन, लोहा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नॉट चार्ज है, तो क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींच लेगा, खींच लेता है ना अपनी ओर, तो ये क्या है भाई, उदासीन है। तो यहाँ पे क्या काम कर दिया, आकर्षण। तो आकर्षण बल से आप पता नहीं कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। अब यही देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका यही मैग्नेट है आपका, ठीक है, ये आपका मैग्नेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, यहाँ एक और मैग्नेट आ गया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये मैग्नेट को जैसे इसके पास ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये इधर भागेगा, ठीक है, या फिर ये दोनों को पास अगर लाएंगे तो दोनों क्या होगा, ये इधर भागना चाहेगा यहाँ, यानी यहाँ पे क्या काम करेगा, रिपल्सन, यानी कि यहाँ पे क्या काम करेगा, प्रतिकर्षण। तो ये भी क्या है आपका, आवेशित है, ये भी आपका आवेशित है। तो कोई भी बॉडी आवेशित है या नहीं है, वो कैसे पता काम चलता है, जब वहां पे रिपल्सन बल काम करेगा। और अगर रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, इट मीन्स वहां दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका बॉडी चार्ज्ड होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में अब आ गया होगा कि जब तक रिपल्सन फोर्स काम नहीं, जरूरी नहीं है, अगर आकर्षण बल काम कर रहा तो वहां पे दोनों बॉडी चार्ज्ड होगा ही, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आकर्षण बल काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों बॉडी में से दोनों ही चार्ज होंगे, लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब ये भी चार्ज होगा, ये भी चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव दोनों चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे। रिपल्सन फोर्स कब काम करता है, दोनों सेम चार्ज में ही होता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आइए एक और क्वेश्चन, क्योंकि चार्ज का पूरा कंसेप्ट ही ले लेना है हमें। एक अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि कोई एक स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है। अब ये सब सारा क्वेश्चन पूछा गया, स्प्रिंग को क्या किया गया है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया, यानी कि धन आवेशित कर दिया गया, पॉजिटिवली चार्ज किया गया। पॉजिटिवली चार्ज मतलब धन आवेशित कर दिया गया है, धन आवेशित कर दिया जाएगा। तो स्प्रिंग का जो शेप है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्प्रिंग का जो आकृति है, यानी कि स्प्रिंग का जो शेप है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए वो क्या होगा, संकुचित होगा, ठीक है, स्प्रिंग संकुचित हो जाएगा। संकुचित होना मतलब क्या होना, कंप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रसारित होगा, यानी कि एक्सपेंड करेगा, ठीक है ना, एक्सपेंशन लिख सकते हैं, एक्सपेंड करेगा। ऑप्शन सी कोई भी चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज, अपरिवर्तित, ठीक है। तो अब देखिए कोई स्प्रिंग है, तो सबसे पहले स्प्रिंग का फिगर बनाइए, जैसे ये मान के चलते हैं ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कर दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि कोई एक स्प्रिंग है जिसको पॉजिटिवली चार्ज धन आवेशित कर दिया गया है, तो उसका शेप के बारे में आपसे पूछा गया, तो इसके क्या कर दिया, इसको चार्ज किया गया घर्षण के माध्यम से, या फिर कंडक्शन के माध्यम से, या इंडक्शन प्रोसेस के माध्यम से। इसको कौन सा चार्ज किया गया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया, यानी इसके ऊपर कौन सा चार्ज डाल दिया गया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे सारा का सारा जो चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि कौन सा चार्ज हो गया, सेम चार्ज हो गया, यानी कि समान आवेश हो गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, ये स्प्रिंग जो है एक्सपेंड करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रसारित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन अगर हो सकता था आपको
कि यहां पर आपको इस क्वेश्चन में सेम एज इट इज लिखता, देखिए समझिए क्वेश्चन का पैटर्न, स्प्रिंग को लिख दिया जाता केवल आवेशित किया गया, ठीक है ना, यहां नहीं लिखा गया है धन आवेशित या ऋण आवेशित। अगर यही स्प्रिंग में आपको दे देता अगर कि ये स्प्रिंग को ऋण आवेशित किया गया, ठीक है, तो भैया यहाँ सेम आवेश है, तो भी इस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन ही होगा, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है कि स्प्रिंग को आवेशित कर दिया गया, ठीक है ना, स्प्रिंग को आवेशित करने पर अब बताइए क्या होगा, संकुचित होगा, आवेशित मतलब चार्ज करने पर क्या होगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को आवेशित करने का मतलब क्या है, या तो आप इसको पॉजिटिवली चार्ज किए होंगे, ठीक है, या फिर इसको नेगेटिवली चार्ज किए होंगे। तो भाई एक बात बताइए, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पे सेम चार्ज है तो यहाँ पे एक्सपेंशन, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सपेंशन। यानी इस केस में भी आवेशित करने का मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कुछ भी एक दोनों में से कोई एक होगा। तो इस केस में भी क्या करेगा, यहाँ पे एक्सपेंड करेगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, प्रसारित होगा। लेकिन अब एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या होगा, यहाँ पे साइज एक्सपेंड करेगा, यानी कि साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि कोई भी एक स्प्रिंग है जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, दोनों चार्ज देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, धन आवेशित पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देते हैं। तो जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, अट्रैक्शन कर देगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइज न्यूट्रल रह जाएगा, साइज न्यूट्रल रहेगा, नॉट चेंज होगा। एक ही स्प्रिंग में पॉजिटिव, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक ही स्प्रिंग में आप कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं दे सकते हैं। वैसे देने पर दोनों चार्ज क्या हो जाएगा, और अगर देंगे तो फिर दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, इसलिए वो साइज में कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब एक साबुन का बुलबुला से क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया था कि साबुन का कोई बुलबुला है, ठीक है, साबुन का बुलबुला, ये सारे आपके चार्ज से क्वेश्चन पूछे गए। साबुन का जो बुलबुला है को क्या कर दिया गया है, ऋण आवेशित कर दिया गया, साबुन के बुलबुला को ऋण आवेशित कर दिया गया, साबुन के बुलबुला को ऋण आवेशित या फिर धन आवेशित, कुछ भी लिख देते हैं, यानी कि चार्ज कर दिया गया, ऋण आवेशित या फिर धन आवेशित कर दिया गया। ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज कर दिया गया है, धन मतलब पॉजिटिव चार्ज कर दिया जाता है। तो उसकी त्रिज्या पे क्या इफेक्ट होगा ये बताइए, तो उसकी त्रिज्या पे क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, ऑप्शन ए इंक्रीज करेगा, ऑप्शन बी डिक्रीज करेगा, ऑप्शन सी कांस्टेंट रहेगा, बताइए। तो चलिए पहले एक बुलबुला बनाते हैं, जैसे कि ये आपका बुलबुला हो गया, ठीक है, या तो ऋण आवेशित किया गया है या धन आवेशित। तो चलिए एक एक केस ले लेते हैं, इसको ऋण आवेशित कर दिया गया, ठीक है। अब एक और साबुन का बुलबुला बनाते हैं, इसके ऊपर क्या कर दिया गया, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेम चार्ज है भाई, सेम चार्ज है, यानी यहाँ पे क्या काम करेगा, एक्सपेंशन काम करेगा, यहाँ पर भी एक्सपेंशन काम करेगा, यानी रेडियस जो अभी आर है ये रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये भी रेडियस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन ये बोला गया कि कोई भी पदार्थ को धन आवेशित किया जाता है, ठीक है ना, एक पदार्थ है, एक पदार्थ को धन आवेशित किया जाता है, ठीक है, एक पदार्थ को धन आवेशित किया जाता है, एक पदार्थ को क्या किया गया है, धन आवेशित किया गया है, ठीक है। तो उसका द्रव्यमान पे अब इफेक्ट आपसे पूछेगा, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, अब बताइए, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा बताइए। इसको हम प्रैक्टिकली समझाएंगे और केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन बनता है, तो मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल देके भी बताऊंगा भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ाएंगे हम, और किस लेवल पर पढ़ाए हैं आप रेलवे के स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, एसएससी के स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। लेकिन चलिए इस पर हम बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन में वही है, घटेगा बढ़ेगा या जो भी हो सकता है, लेकिन चलिए इस पर बात करते हैं कैसे इसको बनेंगे, किसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे एग्जाम में। एक पदार्थ को धन आवेशित यानी कि पॉजिटिवली चार्ज किया गया है, तो उसका आप मास बताइए। चलिए एकदम बेसिक्स उठाते हैं, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम एटम का, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया और मास नंबर 23 है, यानी ये सोडियम अभी क्या है आपका, उदासीन है। ध्यान से समझिए, इसके उदासीन मैंने क्यों कहा, न्यूट्रल मैंने अभी इसको क्यों कहा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर जीरो चार्ज है, ठीक है, जीरो चार्ज है। तो इस सोडियम का अगर ये उदासीन है तो इसका एटॉमिक मास यानी कि इसका अभी जो द्रव्यमान है कितना है, 23 ग्राम है, ठीक है, 23 ग्राम है, कितना है, 23 ग्राम है। तो अब आपको बतलाना है कि अगर इसी सोडियम को आपने क्या कर दिया, धन आवेशित कर दिया, तो धन आवेशित कर दिया मतलब इस सोडियम को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इस केस में क्या हो गया, ये धन आवेशित हो गया है,
क्या हो गया है, ये आपका धन आवेशित हो गया। तो अब इस केस में आपको बताना है कि इसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा, क्या होगा आपको ये बतलाना है। तो चलिए इसको बतलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस केस को लेंगे, उदासीन वाला को। ठीक है, इस सोडियम को पहले उठाएंगे, देन फिर हम लोग इसको लेंगे। अब आइए सबसे पहला केस ले रहे हैं हम लोग। सोडियम जो है ये आपका, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 13 है, जो क्या है आपका एक उदासीन है। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये आपका उदासीन है। आपने केमिस्ट्री पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग प्रोटॉन की संख्या पहले निकालते हैं, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। आपको पता होगा कोई भी उदासीन एटम है, अगर उसमें प्रोटॉन की संख्या पूछ ली जाए तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन भी होता है और उतना ही क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर से। 23 माइनस 11 यानी कि 12 न्यूट्रॉन हो गया। अब समझिए, देखिए कल मैंने आपको बताया था मास ऑफ प्रोटॉन एकदम सिमिलर होता है कितना, मास ऑफ न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। बताया था कि नहीं, ये बताइए। यानी ये अप्रॉक्स क्या होता है, इक्वल ही होता है। चलिए अब आइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg का खेला है। यानी ये डिसाइड करेगा, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इक्वल है, तो इससे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ेगा या घटेगा अगर आप उसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं या नेगेटिवली चार्ज करते हैं। तो देखिए अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की खेला है यहाँ पे। तो अभी अगर उदासीन, अच्छा एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1, तो अगर बात किया जाए यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन तो इसका मास कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटॉन 11 इंटू ये कितना हो जाएगा 1.675 10⁻⁻27 kg। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 12 इंटू 1.675 10⁻⁻27 kg। ये हो गया उदासीन के केस, ये पूरा आपका मास ये हो गया इसका, ये जो हो गया इसका, ये पूरा का पूरा मास हो गया इसका। यानी कि इसका मास कितना हो गया 11 प्रोटॉन का ये जो मास है, ये आप जो देख रहे हैं 11 इंटू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से समझिएगा, 11 इंटू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg हो गया। प्लस अगला मास आप लेंगे क्या चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का 11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रैक्टिकली पढ़िए भाई, साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसके बाद प्लस करेंगे और किसका मास ऐड होगा आपका, न्यूट्रॉन कितना है 12 इंटू 1.675 10⁻⁻27 kg। तो ये हो गया इंटू 12 इंटू 1.675 10⁻⁻27 kg। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। किसका द्रव्यमान हो जाएगा, एक मिनट, किसका ये द्रव्यमान हो जाएगा भाई, इस न्यूट्रल एटम का। ठीक है ना, इस न्यूट्रल एटम का क्या हो जाएगा द्रव्यमान, यानी कि उदासीन एटम का द्रव्यमान, यानी कि कोई चार्ज नहीं है। अब आइए बात करते हैं चार्ज्ड बॉडी की। यानी अब हम बात कर रहे हैं चार्ज बॉडी जो है प्लस। अब इस केस में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेशित है ना, पॉजिटिवली चार्ज है भाई ये। अब बात करते हैं इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की। सबसे पहले इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालिए। तो मैंने बोला था क्या कि प्रोटॉन का संख्या कितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है 11 प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आपका न्यूट्रॉन हो गया। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, 23 माइनस 11 कर देंगे, 23 माइनस 11 कितना हो गया आपका 12 न्यूट्रॉन। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन में मैंने बोला था कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन उस कब होगा वो आपका उदासीन अगर होगा तब, लेकिन ये तो उदासीन नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी हम लोग निकालने सीख लेते हैं, केमिस्ट्री में तो सिखाए भी है बहुत डिटेल में। तो कैसे निकलेगा, तो 11 तो हमने लिख दिया भाई 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, देखना है कि कितना पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि पॉजिटिव मतलब क्या हो गया बैंक, और बैंक क्या कर रहा है पैसा दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यानी कि ये जो सोडियम हो गया ये हो गया आपका बैंक, और ये क्या गया आपका पैसा। ये कितना पैसा दे रहा है, एक पैसा दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यानी कि इससे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो माइनस कर देंगे। यानी अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मास निकालिए, तो मास इसका वही होगा 11 इंटू 1.675 10⁻⁻27 kg। लेकिन इस केस में अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुना 9.1 10⁻⁻31 kg। और इस केस में क्या हो जाएगा 12 गुना, तो देखिए 12 न्यूट्रॉन
और ये 11 प्रोटॉन। यहाँ भी सेम है और यहाँ पे भी देखिए सेम ही आपका, ठीक है। लेकिन खेला हो गया आपका इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, लॉस होता है या फिर गेन होता है, मैंने बताया। तो अब आइए क्वेश्चन में हुआ क्या। अब यहाँ पे अगर मास देखिएगा तो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन घट गया है इसके पास, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ऑटोमेटिक है यहाँ पे भी मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैलकुलेट करिए, यहाँ पे 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.675 को, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.675 को, यहाँ पे भी देखिए यहाँ 11 को 1.675 से, यहाँ पे भी 12 को 1.675, और यहाँ 9.1 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे 9.1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से, तो कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मास क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे घट जाएगा। समझ में आया ना। तो अब इतना हमको तो कैलकुलेशन नहीं करना, इसको बनाने का बेस्ट तरीका क्या, आप इसको समझिए। जैसे कि कोई पदार्थ को धन आवेशित किया गया, पॉजिटिव चार्ज किया गया, पॉजिटिव है यानी कि ये दे रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अगर देगा तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज आप देंगे तो घटेगा, घटेगा तो यानी मास डिक्रीज करेगा। और अगर यहाँ पे लिख देता ऋण आवेशित किया गया है कोई पदार्थ को, ऋण आवेशित किया गया मतलब आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, ले रहे होंगे, पैसा ले रहे हो, तो बढ़ेगा, तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे ये दोनों में से कुछ ना लिख करके सिर्फ लिखता कि आवेशित किया गया है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे नहीं पता भाई, तो उसका मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके एक न्यूमेरिकल्स पे, जिससे आपका क्वेश्चन आपका पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए इसका पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या होगा नहीं होगा। देखिए हमने अभी आपको क्या बताया था चार्ज के बारे में, हमने आपको क्या बताया चार्ज के बारे, यानी कि आवेश के बारे में क्या बताया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सर, ठीक है। आवेश यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये क्या है आपका आवेश ही हो गया ना, E इक्वल्स टू क्या हो गया, ये क्यों क्या आवेश ही है। यानी कि किसी भी पदार्थ पर आवेश जो होता है मतलब अगर आप लिखे हैं पॉजिटिव चार्ज्ड, ठीक है ना, यानी कि आपने इसको लिखा है धन आवेशित, और एक आप क्या लिखते हैं, ऋण आवेशित, एक आप क्या लिखते हैं, ऋण आवेशित, यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को आप क्या लिखते हैं, प्लस क्यू, और इसको सॉरी हाँ, और नेगेटिव को क्या लिखते हैं, माइनस क्यू। प्लस क्यू मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, लॉस हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का त्याग है, यही है ना भाई। तो वही चीज यहां मैं आपको लिखना चाह रहा हूं कि जो चार्ज है किसी पदार्थ पर, जैसे पदार्थ मतलब सोडियम हो गया आपका, किस या कैल्शियम हो गया, कोई भी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या ग्रहण होगा, ठीक है ना। ग्रहण से क्या होगा, आपका चार्ज उत्पन्न होगा, चार्ज उत्पन्न होगा। अब एक बात बताइए, अगर ये कोई एटम है, ये इसके पास बड़ा फिगर बना रहे, देखिए समझिए, ये आपके पास एक बॉडी है, इसके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कुछ नहीं किया, ये ना तो लॉस कर रहा है, ठीक है, ना तो ये त्याग कर रहा है, और ना ही ये ग्रहण कर रहा है, ठीक है, ना ही ये गेन कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया आपका, उदासीन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, उदासीन हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो ये क्या चार्ज्ड है, क्या ये आवेशित है, नहीं होगा, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। लेकिन ये आपका एक यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, अब 5 में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल गया, ये निकल गया या बाहर चला गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये क्या हो गया, चार्ज आ गया। या फिर यहाँ बात किया जाए 1 2 3 4, यहाँ से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अंदर आ गया, तो ये अंदर आया, इसको लिया गया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज जो आप लिख रहे हैं या ये आप पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हैं, ये किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जा रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है ना। तो यही चार्ज का अब जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, इसको समझाने का पीछे रीजन यही कि वो फॉर्मूला आप समझ पाए कि ये फॉर्मूला आखिर लिखने का पीछे का रीजन क्या भाई। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि चार्ज क्या है, किसी पदार्थ पर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण या त्याग से उत्पन्न होता है। तो ये जो चार्ज है इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं, लॉस किए हैं या फिर गेन किए हैं, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, और इसे भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई।
क्या हुआ, ये फॉर्मूला कैसे आया, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या बताया, Q4 क्या हो गया, ये आपका चार्ज हो गया, यानी ये क्या हो गया, आपका आवेश हो गया, और ये N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन को प्लस है तो लॉस किया है, और अगर माइनस है तो गेन किया है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे निकला है, चार्ज क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है या फिर गेन किया है, इसके ऊपर ही चार्ज डिसाइड होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपके पास कोई एक झोला है, ये आपके पास एक झोला है, ठीक है भाई, समझिए एकदम प्रैक्टिकली समझिए। इस झोले में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक झोला है और इस झोले में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया है कल भी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। तो आप मुझे बताइए कि इस झोले में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कितना आवेश होगा। तो भैया एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है, इतना चार्ज है, तो इस झोले में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना ही आवेश क्या होगा, इस झोले पे होगा, है ना। फिजिकली समझ पाए कि नहीं आप ये बताइए, इतना कूलाम इस झोले पर आवेश होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा इस पर आवेश, कितना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 16 चौके 64, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश इस झोले पे होगा, ठीक। अब आइए इसका क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल जो फेवरेट क्वेश्चन है आपके आयोग के तरफ से जो पूछा जाता है बार बार, क्वेश्चन ये बोला जाता है कि एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इसका फिजिकली सिग्निफिकेंस समझिए, अभी मैं झोला वाला जो एग्जांपल दिया हूं इसे ही समझा दूंगा। इसका क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, इसको मैं समझाऊंगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, there are how many electron in 1 coulomb, there are how many electron in 1 coulomb charge। इसका क्वेश्चन का पूछने का मतलब क्या है कि एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम चार्ज है, यानी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्यू का वैल्यू दे दिया है 1 कूलाम, ठीक है। तो जैसे कि ये जो झोला है, इस झोले पे चार्ज कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन जब था, कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन था, तो इस पे कितना आवेश था, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना भाई। अभी मैंने बताया, देखिए 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये क्या है, इस झोले का आवेश है, इस झोले पे इतना चार्ज है। तो ये इतना चार्ज जो है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना चार्ज कब आएगा, जब इस झोले में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तब। अब आपको बोला गया कि इस झोले पे चार्ज कितना है, 1 कूलाम है, तब बताइए कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, समझ में आया। यानी आपको ये बोला गया है कि ये आपके पास एक झोला है, ठीक है, और इस झोले का आपको चार्ज दे दिया गया है, आवेश दे दिया गया है। चार्ज कितना दे दिया गया है आपको, 1 कूलाम। अब बताइए ये 1 कूलाम आया है जो है, इस कितने इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें होगा। तो आपको क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, Q इक्वल्स टू सेम, Q इक्वल्स टू एन ई फॉर्मूला को आप यूज करेंगे। तो आपको कितना चार्ज दे दिया है, 1 कूलाम दे दिया गया है। एन आपको निकालना है, ई की वैल्यू कितनी होती है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो 1 कूलाम चार्ज के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ एन निकाल सकते हैं या नहीं, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको अगर आप सॉल्व करते इसको हटाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर 10, यानी क्या हो गया आपका 10 है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 10 हो गया ये
बटा 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻20/16, ठीक है। इतना क्या है इलेक्ट्रॉन। इसको और सॉल्व करिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻18/16, 4×16 25, 4 से इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये डायरेक्ट याद भी कर लीजिए, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, लेकिन याद मत करिए, कर भी लीजिए, टाइम सेव होगा। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आपको और भी दूसरा बनाने आ सकता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो झोला था आपके पास, इसके पास इस झोले पे जो चार्ज था कितना था, चार्ज था आपका 1 कूलाम। तो 1 कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन के कारण था, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, जिसके कारण इस पे चार्ज कितना है 1 कूलाम चार्ज है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं भाई। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा इस झोले पे तो कितना आवेश आएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो अब आपको कुछ भी दे सकता है कि आपको ऐसे भी आप पूछ सकता है क्वेश्चन कि कोई एक बॉडी है जिसपे चार्ज है 10 कूलाम, यानी कि ये झोला है ऐसा समझिएगा, इस पे 10 कूलाम चार्ज है, तो आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन के कारण 10 कूलाम होगा। तो सिंपल सी बात है, बनाएंगे सेम फॉर्मेट पे, Q इक्वल्स टू एन ई, कितना कूलाम चार्ज है 10 कूलाम चार्ज है, एन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, एन यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁻19 है, ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻19/16, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4×16, ये हो गया 25, ये हो गया 6.25, ये प्लस में आ जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 6.25 10⁻19 कूलाम, ठीक है, 10⁻19 कूलाम। 6.25 यहाँ भी है, और आप बोलेंगे कि सर यहाँ भी 6.25 है, तो भाई यहाँ 10⁻18 है, यहाँ पे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 कूलाम होगा तो सिंपल सी बात है ना भाई, यहाँ पे क्या हुआ था 1 कूलाम था, 1 जीरो और यहाँ बढ़ा दिए आप, तो यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ गया है। तो इस तरह से आपका पार्ट जो हो गया चार्ज चैप्टर खत्म। चार्ज का एक और कंसेप्ट बचा हुआ है, वो इजी कॉन्सेप्ट है, किसको किससे रब किया जाता है तो किसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, इस तरह से एक क्वेश्चन आपका बनता भी है। तो इसको हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे। देन चार्ज को पढ़ने के बाद देखिए क्या सीक्वेंस में चीज़ें चलेगी, मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे मेरा जो तरीका पढ़ाने का, हर एक चीज़ एक दूसरे से को रिलेट होकर पढ़ाना ही है भाई, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे शायद नहीं मेंशन किया है मैंने, हाँ ये रहा, देखिए हमने ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट ले लिया है, ये चार्ज भी हमने ले लिया है। हाँ, अब हम लोग तीसरे चैप्टर में आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। इसको बात फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर चलेंगे डेंसिटी, फिर रेजिस्टेंस, इस तरह से चीज़ें चलेगी आपको। हर एक फार्मूला एक जगह मैंने अरेंज भी कर लिया। चलिए भाई, ये है हमारा बैच। अगर लगता है इस तरीके से पढ़ना हर एक सब्जेक्ट, देखिए साइंस को मैं जिस तरह से इंडियन जीके का आपने देखा, पॉलिटी और भी क्लासेस आएगी, कंप्यूटर की भी पूरी क्लासेस आएगी, मैथ्स में सर अभी क्लास करवा भी रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप, लाजवाब पढ़ाएंगे। झारखंड जीके भी सर पूरी 100% दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप उनका अनुभव फील कर पाएंगे झारखंड जीके में और खोटा पेपर में कि कम समय में कितना अच्छा आप कर सकते हैं। बाकी हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी, आप इसे इंस्टॉल करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।